वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। तो आप सभी लोग सामने मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है बर्नियर की भारत यात्रा। तो इस 17वीं सदी में आए थे और भारत के विभिन्न जगहों पर घूम घूम कर देखे और आंखों देखा इन्होंने स्थिति अपने डायरी में दर्ज किया। और ये वर्ल्ड लेवल के इतिहास में 17वीं सदी का भारत पढ़ाया भी जाता है। तो दोस्तों यह प्रस्तुति है मूल निवासी दर्पण चैनल का। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर। इसका मैं एक स्लाइड बना दिया हूँ। ऐसे बुक बहुत लंबा है, अगर चाहेंगे तो मैं अलग अलग अध्याय से शुरू कर दूँगा। इसका 180 से 196 तक का मैं PDF बनाया हूँ, PDF का मैंने स्लाइड बनाया हूँ। तो चलते हैं बर्नियर की भारत यात्रा। 17वीं सदी का भारत, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विश्लेषण, ऐतिहासिक समीक्षा, मूल निवासी दर्पण विशेष प्रस्तुति। तो फ्रांसीसी यात्री फ्रांसुआ बर्नियर का परिचय। बर्नियर का ऐतिहासिक व्यक्तित्व। फ्रांसुआ बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक, दार्शनिक और यात्री थे जिन्होंने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल 1656 से 1658 के दौरान 12 वर्षों तक भारत में प्रवास किया। मुगल दरबार और आम जनजीवन दोनों का निकटता से अवलोकन करने के कारण उनका यात्रा वृत्तांत 17वीं सदी के भारत का अत्यंत प्रमाणिक दस्तावेज माना गया। तो ये बर्नियर आए थे 17वीं सदी में और 12 साल तक भारत में रहे थे और एक डॉक्टर भी थे। तो इन्होंने जितना भी दर्ज किया इसको प्रमाणिक भी माना जाता है। उस समय के दौर में कोई सत्य बताने वाला था नहीं। इधर मुगल और जो यहाँ तथाकथित जो हिंदू का ठेका लेके ब्राह्मण चलते हैं, सब इतिहास छिपाया करते थे। तो इन्होंने अपना जो सच्चाई देखा वो लिखा है। तो चलते हैं हम मेन कि क्या लिखा है। धार्मिक व सामाजिक कृति। उस समय का स्थिति लिखे हैं कि सती प्रथा, बाल विवाह, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्राएं और जगन्नाथपुरी के रथ उत्सव का आंखों देखा दर्शन। काशी एवं शिक्षा व्यवस्था। काशी वाराणसी को भारत का एथेंस कहना, ब्राह्मणों का वर्चस्व, संस्कृत ज्ञान और ज्योतिष शास्त्र की स्थिति। कश्मीर यात्रा व शासन। कश्मीर घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के हस्तशिल्प, मुगल प्रशासन का रवैया और जन सामान्य की स्थिति। हिंदू धर्म और सामाजिक व्यवस्था पर बर्नियर का नज़रिया। तो देखिए हमारे हिंदू धर्म की सामाजिक व्यवस्था पर क्या इनका नज़रिया है। तो पश्चिमी दृष्टि बनाम भारतीय धरातल। बर्नियर ने भारतीय समाज को एक यूरोपीय वैज्ञानिक और विवेकवादी दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था में धार्मिक कर्मकांडों के अत्यधिक प्रभुत्व को रेखांकित किया। आम जनता में वैज्ञानिक सोच की कमी और पुरोहित वर्ग के प्रति अटूट विश्वास का उल्लेख किया। मतलब वैज्ञानिक सोच का तो कोई बात ही नहीं, बहुत कमी थी। और यहाँ पर जो है पुरोहित वर्ग के जो थे उनके पर बहुत लोग विश्वास करते थे। वर्ण व्यवस्था और जातिगत विभाजनों को समाज की प्रगति में सबसे बड़ा बाधा माना। और जो वर्ण व्यवस्था है और जातिगत विभाजन समाज के प्रगति के लिए बहुत बड़ा विभाजन, यह बर्नियर लिख रहे हैं। ब्राह्मणों का वर्चस्व
और धार्मिक सत्ता, ज्ञान और धर्म पर एकाधिकार। बर्नियर पृष्ठ 81-83 में लिखते हैं कि ब्राह्मणों का समाज के समस्त धार्मिक अनुष्ठानों, पंचांग और शुभ अशुभ तिथियों पर पूर्ण नियंत्रण था। मतलब जो ब्राह्मण जो पंचांग के माध्यम से जो शुभ अशुभ जितना भी तिथि था उस पर सब लोग नियंत्रण कर चुके थे कि किसको कब कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ये सारा चीज़ जो पंचांग अपना एक बनाए थे उसके अनुसार ये लोग नियंत्रण करते थे। आर्थिक व सामाजिक लाभ, दान दक्षिणा, यज्ञ और अनुष्ठानों के माध्यम से पुरोहित वर्ग समाज के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता था। दान दक्षिणा और यज्ञ से, अनुष्ठानों के माध्यम से पुरोहित वर्ग जो समाज का संसाधन था उससे बड़ा हिस्सा प्राप्त करता था, जबकि बहुजन जनता निर्धनता में जीती थी। यहाँ जो बहुजन ये भी लिख रहे हैं बर्नियर जी भी कि जो बहुजन माने बहुसंख्यक जनता थी वो निर्धनता में जीती थी, लेकिन ये लोग दान दक्षिणा और यज्ञ के अनुष्ठानों के माध्यम से पूर्ण संसाधनों के साथ यहाँ जीते थे। और मूर्ति पूजा और मंदिर संस्कृति का विवरण। विशाल मंदिर और देव मूर्तियाँ। बर्नियर ने भारत के विशाल मंदिरों, उनकी स्थापत्य कला और अंदर स्थापित विशाल मूर्तियों का विस्तृत विवरण किया है। उन्होंने देखा कि श्रद्धालुओं में मूर्तियों के प्रति गहरा समर्पण था और वे अपने सर्वस्व दान करने को तत्पर रहते थे। धार्मिक उत्सवों के समय हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से एकत्रित होते थे। सती प्रथा अत्यंत दर्दनाक और अमानवीय कृति। तो सती प्रथा के विषय में भी बता रहे हैं। मैंने अपने आँखों से बाल विधवाओं को आग की लपटों में ढकेले जाते देखा। यह दृश्य इतना विभत्स था कि किसी भी संवेदनशील मनुष्य का हृदय कांप उठे। तो दोस्तों ये जो मैंने बुक से लिया हूँ वह इस शॉर्ट में स्लाइड है और उसमें तो पूरा विवरण लिखा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक इस पर चर्चा किया जा रहा है, फिर अलग से भी आ जाएगा, बनाया जाएगा वीडियो। तो सती प्रथा का समाज शास्त्रीय विश्लेषण। सामाजिक एवं पारिवारिक दबाव। विधवाओं को समाज में कुल कलंकिनी या अशुभ मानकर सती होने के लिए मजबूर किया जाता था और नशीले पदार्थों का प्रयोग करके उन्हें बेहोश किया जाता था। जब पहले तो बाल विवाह ज़्यादा था और पति ज़्यादा उम्र का था, तो जैसे भी पति मर जाता था तो उन लोग को देखिए किस तरह का उनको कुल कलंकिनी और अशुभ मानकर उनके साथ बहुत तरह का माने व्यवहार किया जाता था और मजबूर किया जाता था कि वो सती हो जाए, यानी जल के मर जाए, और नहीं तो नशीले पदार्थों का भी प्रयोग करके उनको बेहोश कर दिया जाता था। धर्म का छलावा। सती होने वाली स्त्री को पतिव्रता और स्वर्गगामिनी कहकर महिमा मंडित किया जाता था ताकि परिवार की संपत्ति पर महिला का अधिकार न रहे। ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ उनकी संपत्ति हड़पने के लिए कि उनका पति मर गया तो उसका संपत्ति वो रहेगी तो लड़ेगी, तो इसके लिए ही उसको जला दिया जाता था। मेन मकसद यहाँ ये है कि उनका संपत्ति हड़पने के लिए। सती प्रथा पर मुगल शासन की नीति। सरकारी अनुमति की अनिवार्यता। मुगल सम्राटों विशेषकर औरंगजेब और शाहजहां ने आदेश जारी कर रखा था कि बिना स्थानीय गवर्नर की अनुमति में कि कोई सती नहीं हो सकती। मतलब मुगल साम्राज्य इस पे आरोप लगाया था कि बिना स्थानीय गवर्नर के आदेश का कोई भी सती नहीं हो सकता। ये आदेश था लिखित आधिकारिक, लेकिन अधिकारी अक्सर विधवाओं को समझाने बुझाने और आर्थिक सहायता का लालच देकर सती होने से रोकने का प्रयास करते थे। हालांकि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में यह प्रथा चोरी छिपे जारी रहती थी। तो कुछ लोग ऐसे थे कि
सरकार को न जानकारी हो, जिसके माने राज सत्ता थी, तो जानकारी न हो, चोरी चुपे ही इसको लोग अपना सती प्रथा लागू रखते थे और जलाते अथु करते थे सब। बाल विवाह और महिलाओं की अधीनता, कम उम्र में विवाह। बर्नियर ने देखा कि 6 से 12 वर्ष की बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता था। पति की असमय मृत्यु होने पर ये बालिकाएं जीवन भर की प्रताड़ना झेलती थी। अब देखिए, उस समय खुद लिख रहे हैं कि बालिका का उम्र 6 से 12 वर्ष के अंदर ही इन लोग का विवाह कर दिया जाता था, और पति जब अगर 30 वर्ष का हो तो इसी तरह 15 वर्ष पहले इसको झेलना पड़ेगा, मर जाएगा तो सोचिए ये कितना बड़ा अन्याय था कि 6 से 12 वर्ष की बच्ची के पढ़ने का समय है और उस समय वो लोग शादी करवा दिया करते थे। स्वतंत्रता का अभाव, स्त्रियों को शिक्षा, संपत्ति के अधिकार और सामाजिक निर्णय लेने की प्रक्रिया से पूरी तरह बेदखल रखा जाता था। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का वर्णन, विशाल रथ और लाखों श्रद्धालु। बर्नियर पुरी उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर और वार्षिक रथ यात्रा का आंखों देखा वर्णन प्रस्तुत करते हैं। विशालकाय लकड़ी के रथों को हजारों श्रद्धालुओं द्वारा मोटे रथों से खींचा जाता था। भीषण गर्मी और भगदड़ के कारण कई श्रद्धालु दुर्घटनाग्रस्त होकर अपने प्राण गंवा बैठते थे। रथोत्सव में आत्मबलि और विश्वास, रथ के पहियों के नीचे आत्मसमर्पण। बर्नियर जी लिखते हैं कि अंधभक्ति से प्रेरित होकर कुछ श्रद्धालु मोक्ष पाने की इच्छा में स्वयं को रथ के भारी पहियों के नीचे फेंक देते थे। बर्नियर की आलोचना, उन्होंने इस कृत्य को घोर अंधविश्वास और मानव जीवन का अकारण विनाश करार दिया, जिसकी आड़ में धार्मिक व्यवस्था पनप रही थी। काशी वाराणसी भारत का एथेंस, बर्नियर की उपमा। बर्नियर काशी की तुलना प्राचीन ग्रीस यूनान के एथेंस शहर से करते हैं। काशी हिंदुओं की विद्या, दर्शन और धर्म का मुख्य केंद्र था। मतलब काशी में ही लोग जितना भी से अपना संचालन करते थे धार्मिक चीज का। काशी के विद्वान और पठन पाठन शैली, गुरु शिष्य परंपरा का ढांचा। काशी में कोई बड़ा कॉलेज या यूनिवर्सिटी बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि विज्ञान पंडित अपने घरों और बगीचों में विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। अब उस समय के हाल में 17वीं सदी में कोई भी उस तरह का यूनिवर्सिटी का कोई बड़ा बिल्डिंग नहीं था, और ये अपने घरों में या बगीचों में ये लोग धार्मिक चीज़ कुछ लोग को बताते थे। विद्यार्थी 10 से 12 वर्षों तक गुरु के आश्रम में रहकर व्याकरण दर्शन, ज्योतिष और वेद को पढ़ते थे। अब बताए 17वीं सदी में ये लोग ज्योतिष, दर्शन और वेद ये सब पढ़ाते थे, और शायद आज भी 21वीं सदी में ये लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पठन पाठन का मुख्य आधार मौखिक स्मरण शक्ति रटना था। माने पठन पाठन में कोई बहुत लिखा पढ़ी नहीं होता था, ये लोग मौखिक ही रटवाते थे, न कि आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशालात्मक प्रणाली से। मतलब इस तरह का लिखा पढ़ी कोई आधुनिक तरह से नहीं, ये सिर्फ मौखिक ही वो बोलते थे, उसको याद करते थे। 17वीं सदी में इनकी मौखिक व्यवस्था चलती थी, सोच लीजिए। संस्कृत भाषा और धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी। संस्कृत देव भाषा व गुप्त ज्ञान। संस्कृत केवल ब्राह्मणों और उच्च वर्गों तक सीमित भाषा थी। आम जनता को इसे सीखने या सुनने की सख्त पाबंदी थी। अब 17वीं सदी में जो संस्कृत केवल ब्राह्मणों और उच्च वर्ग के लोग तक सीमित थी, अब सोच लीजिए, और जो आम जनता थी उसको
खुद पाबंदी थी कि ये इसके विषय में न जाने। 4 वेद और पुराण। बर्नियर ने वेदों का उल्लेख करते हुए लिखा कि ये अति प्राचीन ग्रंथ है जिन्हें आम जनमानस की समझ से दूर रखा जाए। अब ये लोग जितने भी थे बौद्ध मंदिर सब हथिया रहे थे, तो जितने बौद्ध को मानने वाले थे इन लोग को जान कर ये लोग किनारे कर दिए कि ताकि उन लोग के कान में न जाए कि हम क्या बता रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा टीम तैयार करना है जो इससे अनभिज्ञ हो और वो इन सत्ता माने इन लोग के बात माने और सत्ता में रह कर और जैसे भी इस सब मंदिरों को और इस धार्मिक परिवर्तन को हम लोग कुछ लोग क्षणिक लोग मिलकर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। तो इसीलिए यहाँ के जो मूल निवासी जो 85% थे लोग SC ST OBC इन लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये बर्नियर जी लिख रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र और सूर्य चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समय गंगा तट का दृश्य। बर्नियर दिल्ली और वाराणसी के सूर्य ग्रहण के समय का वर्णन करते हैं। लाखों लोग राहु केतु द्वारा सूर्य को निगले जाने के भय से गंगा और जमुना में स्नान करने उमड़ते थे। बताइए इतना अंधेर जो कि सूर्य ग्रहण के वैज्ञानिक कारण है और इसके लिए गंगा जमुना नदी जितना भी था इस सब में स्नान करने उमड़ते थे। तो दान दक्षिणा भी देते होंगे। लोग शंख बजाते, दान देते और उपवास रखते थे ताकि सूर्य का राक्षस के प्रकोप से छुड़ाया जा सके। तो बताइए यहाँ दान देंगे तो कैसे जाकर वो छुड़ाएगा भाई? ऐसा अंधविश्वास। ग्रहणकालीन कर्मकांड बनाम वैज्ञानिक समझ। लोक विश्वास, पौराणिक कथा। राहु नामक दानव सूर्य को निगल लेता है। इससे मुक्ति हेतु दान, पुण्य और स्नान आवश्यक माना जाता था। देख लीजिए, ये राहु नाम का कोई ऐसा है ये नहीं है जो कि सूर्य के पास पहुंच जाए। और आज की डेट में देखिए वैज्ञानिक सोच के आधार पर तो साफ फॉल्स है। तो बर्नियर की वैज्ञानिक दृष्टि। बर्नियर ने भारतीय पंडितों को समझाने का प्रयास किया कि ग्रहण एक खगोलीय छायांकन घटना है, कोई दैवीय प्रकोप नहीं है। यानी बर्नियर जी भी बहुत समझाए ब्राह्मणों को कि ये कोई दैवीय प्रकोप नहीं है, ये तो खुद वैज्ञानिक एक खगोलीय घटना है। लेकिन वो कहेगा समझ ले जाए, अपना गपोड़ लीला चालू था। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत पर बर्नियर की समझ। आत्मा का आवागमन। बर्नियर ने पाया कि आत्मा के पुनर्जन्म और 84 लाख योनियों के चक्र पर भारतीयों का दृढ़ विश्वास था उस समय, और आज भी बहुत लोगों को विश्वास है। क्यों कि अंधविश्वास में इतने पागल हैं लोग कि जन्म कर्म आत्मा परमात्मा मानकर और परेशान हैं, घर की स्थिति नहीं देख रहे हैं, लेकिन कहीं काम और तो कहीं क्या क्या लेकर। तो चलिए उस बात पर बात करें हम। शाकाहार और अहिंसा के सिद्धांतों के पीछे यह भावना थी कि किसी पशु में किसी पूर्वज की आत्मा हो सकती है। कर्म फल के इस सिद्धांत का प्रयोग सामाजिक विषमता और ऊंच नीच के अंतर को न्याय संगत करने के लिए किया जाता था। मैंने कर्म फल के सिद्धांत जो है ऊंच नीच की भावना के लिए कि आपका कर्म ऐसा है तो आप एक कर्म करें, ऊंच नीच के भावना के चलते किया जाता है, विकसित करने के लिए। तो जाति व्यवस्था का कठोर सामाजिक ढांचा, जन्म आधारित विभाजन, व्यक्ति की योग्यता नहीं बल्कि उनका जन्म ही उसका पेशा, सामाजिक स्थान और अधिकार तय करता है। अब देखिए यहाँ पर जो है जन्मजात जो है उसको, अब ये कोई भी है, जैसे ब्राह्मण है और कोई एक चमार है और एक क्षत्रिय है, चाहे एक कोई भी अन्य जातियाँ हैं, अगर वो जो जन्मजात ही पेशा करने का पूरा अधिकार था। अब यह क्या था
कि जो चमार होगा वो मोची का काम ही करेगा, उसके अलावा उसके पास कितना हो ज्ञान हो वो नहीं कर पाएगा। और जैसे मान लें कि ब्राह्मण हो तो अनपढ़ गंवार क्यों न हो, लेकिन वो मंदिर में ही जाकर पूजा कराएगा और कथा वार्ता कहेगा। तो इस तरह की भावना डेवलप कर की जा रही थी जाति विभाजन के लिए। अंतर जातीय प्रतिबंध, विभिन्न जातियों के बीच खान पान, वैवाहिक संबंध और सामाजिक मेल जोल पर पूर्ण पाबंदी थी। मतलब ये था कि अभी आप जैसे जिस वर्ग के हैं उसी वर्ग में आप बैठ उठ सारा चीज़ कर सकते हैं, दूसरे जाति में जाइएगा तो आपके लिए मेल जोल खान पान के लिए आरोप था। तो दोस्तों इस तरह जाति बनाया गया, और इस तरह जाति का ये देखिए एक विदेशी जो है बर्नियर जी लिख रहे हैं, ये नहीं कि कोई यहाँ का कोई दूसरा कोई। मूल निवासी एवं श्रमजीवी वर्गों का शोषण, अस्पृश्यता और सामाजिक बेदखली। श्रमजीवी जातियों, शूद्रों और अछूत माने जाने वाले वर्गों को समाज के सबसे निचले पायदान पर रखा था। उनके श्रम और उत्पादन पर उच्च वर्गों का अधिकार था, जबकि उन्हें बुनियादी मानवीय अधिकारों से वंचित रखा जाता था। बर्नियर नोट करते हैं कि कठिन परिश्रम करने वाले के बावजूद इन वर्गों के पास गरीबी और अभाव के सिवा कुछ नहीं था। जो जितने कठिन परिश्रम कर रहे थे उतना ही गरीब और लाचार थे, और जो हराम के खा रहे थे, हराम के रोटी पर पल रहे थे, उनके पास संपत्ति, सारा चीज़ और सारी सुविधा थी उस समय। बर्नियर जी बता रहे हैं। भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों की स्थिति, असाधारण कलात्मक कौशल। भारतीय कारीगर मलमल, हस्तशिल्प, आभूषण और स्थापत्य में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थे। अब बताइए, भारतीय जो कारीगर है वो बर्नियर जी लिख रहे हैं कि भारतीय कारीगर मलमल के कपड़े है ना, हस्तशिल्प माने हाथ से जो शिल्प कला थी वो बनाने में, आभूषण और इस सब में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। कौन? भारतीय कारीगर। और उस कारीगर को कैसे यहाँ पर लोग दबाए और कैसे उनको नीच बना दिए गए, तो ये देखिए। और आर्थिक बदहाली, उमरा और सामंत उन्हें बहुत कम पैसा देते थे और जबरन काम करवाते थे, जिससे कारीगर आगे नहीं बढ़ पाते थे। इतना अच्छे अच्छे कारीगर को लोग ज़बरदस्ती कराते थे, यानी बेगार कराते थे, और देते भी थे तो बहुत कुछ कम पैसा, जो कि वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। और जहाँ के तहें जिस जगह के उसी जगह पर वो खड़े रहते थे कि अगला पीढ़ी भी उसी तरह रहे। NBT ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का प्रकाशन। गंगा प्रसाद गुप्त द्वारा अनुदित बर्नियर की भारत यात्रा पुस्तक 17वीं सदी के भारत को समझने का प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत है। का अंश बिना किसी बनावट के उस दौर के कड़वे सामाजिक सत्यों से परिचित करता है। बर्नियर के यात्रा विवरण का निष्पक्ष मूल्यांकन, तटस्थ अवलोकन। उन्होंने जो अपनी आँखों से देखा उसे बिना भय के कलमबद्ध किया। यूरोपीय पूर्वाग्रह, कई स्थानों पर उन्होंने यूरोपीय संस्थानों को भारतीय प्रथाओं से श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास किया। मुगलकालीन कृषि व्यवस्था और किसानों का संकट, किसानों पर अत्यधिक कर का बोझ। जो किसान थे उनके पर बहुत ज़्यादा बोझ लगा दिया जाता था, ताकि हम लोग तो पुराने ज़माने में सुने हैं कि बहुत से ऐसे लोग थे जो मालगुजारी नहीं दे पा रहे थे और उनका ज़मीन ले रहे थे। तो देखिए यही थी 17वीं सदी में, जो ये साबित हो रहा है कि बुज़ुर्गों का बात सत्य है। इसीलिए बहुत लोग ज़मीन नहीं रखते थे, क्योंकि उनको मालगुजारी देना पड़ता था। और मालगुजारी ऐसे नहीं, मौखिक तरह से बहुत हार्ड उसका जो था, कर था।
तो देखिए भूमि का सारा राजस्व राज्य और जमींदारों के बीच बंट जाता था। सारे जमींदार रख लेते थे, कोई उस तरह का लिखित दस्तावेज नहीं था कि आपको इतना ही लेना है, ये सब करना है। गए कहे कि इतना में इतना दो, नहीं दोगे तो ज़मीन छोड़ दो, उस तरह का बात था। अकाल या सूखे के समय भी किसानों को कर माफ़ी नहीं मिलती थी। अगर अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, तो भी उन लोग से मालगुजारी लिया ही जाता था, ताकि ये ना हो कि माने अकाल पड़ गया चलो भाई इन साल नहीं देना है। तो हर साल ये लोग वसूलते थे। अनेक किसान प्रताड़ना से तंग आकर खेती बाड़ी छोड़कर जंगलों में भाग जाने को मजबूर हो जाते थे। अब 17वीं शताब्दी में ये लोग इतना कर के माने में जो मालगुजारी बोला जाता है, मालगुजारी के नाम पर इतना लोग बोझ डाल दिए कि बहुत से किसान प्रताड़ित होकर और सब खेती करना छोड़कर जंगलों में वास करने लगे, जो फल फूल खा किसी तरह जीने लगे कि उसका कर नहीं देना है। तो भूमि का निजी स्वामित्व बर्नियर का मुख्य सिद्धांत। भारत में निजी भूमि स्वामित्व का न होना ही यहाँ की निर्धनता है, कृषि की पाबंदी और निरंकुश शासन का मूल कारण। मनसबदारी व्यवस्था और प्रशासनिक भ्रष्टाचार। मनसबदारों की मनमानी। गवर्नर और मनसबदार प्रांतों में केवल अपने धन संचय पर ध्यान देते थे, क्योंकि उनका स्थानांतरण कभी भी हो सकता था। तो ये जो जितने मनसबदार आते थे वो सब खाली सिर्फ धन बटोरने के लिए कि कैसे धन बटोरा जाए, और इसी के लिए अपना जो है ज़्यादा धन बटोरते थे लोग। स्थानांतरण इनका होता था तो सोचते थे कि यहाँ से इतना धन कमाए, वहाँ से उतना धन कमाए। तो दोस्तों इस तरह का मनसबदारों की मनमानी थी। प्रशासनिक शिथिलता। स्थानीय अधिकारियों पर केंद्र का नियंत्रण ढीला होने से जनता की सुनवाई का कोई ठोस मंच नहीं था, और उस समय जनता अगर कहीं कुछ कहे तो कोई सुनने वाला भी नहीं था कि चलिए जायज़ हो रहा है या नाजायज़ हो रहा है। ये 17वीं सदी में हो रहा है दोस्तों, ये बर्नियर जी लिख रहे हैं। मुगलकालीन न्याय व्यवस्था और काजी। न्यायपालिका की कार्यशैली। न्याय त्वरित होता था, परंतु यह व्यक्तिनिष्ठ और अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर था। काजी और कोतवाल रसूखदार लोगों के दबाव में फैसले बदलते थे। गरीबों के लिए निष्पक्ष न्याय पाना अत्यंत कठिन था। तो देख लीजिए गरीबों के लिए कोई न्याय था ही नहीं उस तरह, और कठिन की तो बातें छोड़ दीजिए। गंगा नदी का धार्मिक और सामाजिक महत्व। मोक्षदायिनी अवधारणा। गंगा जल को परम पवित्र मानकर राजा महाराजा से लेकर निर्धन तक इसका सेवन करते थे और तटों पर दाह संस्कार कराते थे। जो मरते थे तो आज भी लोग दाह संस्कार कराते हैं, उसी समय का तो चलते। गंगा जल का अस्थायित्व। बर्नियर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि गंगा जल बरसों तक बोतल में बंद रखने पर भी खराब नहीं होता। ये एक रूमर फैलाते हैं, जबकि इस तरह का कोई बात नहीं है। मूर्ति निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान। मूर्ति शिल्प और धार्मिक विधान। मूर्तियों के निर्माण में विशिष्ट धातुओं, पत्थरों और लकड़ी का प्रयोग होता था। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के बिना मूर्ति में देवत्व का वास नहीं माना जाता था। इन जटिल अनुष्ठानों के संचालन के लिए पुरोहितों की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। पूर्ति जो पुरोहित थे ये अपना जो प्राण प्रतिष्ठा वगैरह ये सब पत्थर की मूर्ति में प्राण डालते थे, और जिंदा जो मर जाता था उसको कभी ये लोग ऐसा नहीं किए। तो दोस्तों देख लीजिए प्राण प्रतिष्ठा क्या है। योग तपस्या और साधु संतों का संसार। हठ योग की क्रियाएं। बर्नियर ने ऐसे साधुओं का वर्णन किया जो वर्षों तक एक हाथ ऊपर उठाकर
खड़े रहते थे या कांटों पर सोते थे। जनमानस में श्रद्धा। आम लोग इन साधुओं को सिद्ध पुरुष मानकर उनका आशीर्वाद लेते थे और भोजन वस्त्र प्रदान करते थे। हठ योग की कठिन यातनाएं और बर्नियर का दृष्टिकोण। शरीर कष्ट को भक्ति मानना, तीव्रगामी गर्मी में चारों ओर आग लगाकर बीच में बैठना। बताइए, शरीर को कष्ट देना, तीव्र गर्मी में चारों ओर आग लगाकर बीच में बैठना, महीनों तक मौन व्रत रखना और कठोर शारीरिक क्लेश सहना। बर्नियर ने इसे आत्म उत्पीड़न माना और कहा कि यह ईश्वर प्राप्ति का नहीं बल्कि मानसिक जिद का परिणाम था। लोग कुछ ब्राह्मण बताता था कि आपको तपस्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो इन लोग को इतना कष्टदायक चीज़ बता देता था कि ये लोग उसमें जल कर विश्वास में मर जाते थे, आग जला कर। अंधविश्वास, जादू टोना और समाज में भय। बीमारी में ताबीज और मंत्र। आधुनिक चिकित्सा के अभाव में लोग बीमारियों के इलाज हेतु ओझाओं, ताबीज़ों और मंत्रों पर आश्रित थे उस समय, और इलाज पर बहुत कम। शकुन अपशकुन। यात्रा शुरू करने, व्यापार करने या विवाह हेतु छिपकली के बोलने या बिल्ली का रास्ता काटने जैसी बातों पर विचार होता था। जन सामान्य का रहन सहन, वेशभूषा और खान पान। मिट्टी के कच्चे मकान और सादगी। अधिकांश आबादी घास फूस और मिट्टी की झोपड़ियों में रहती थी जो वर्षा काल में बह जाती थी। सूती वस्त्र ही मुख्य वेशभूषा थी। खान पान में दाल, चावल, सब्जियां और दूध प्रमुख घटक थे। अभिजात वर्ग के ठाट बाट की तुलना में आम जनता का जीवन अत्यंत अभावग्रस्त था। दिल्ली और आगरा के बाजार और नगर नियोजन। बर्नियर जी लिखते हैं कि दिल्ली और आगरा के विषय में कि समृद्ध बाजार, चांदनी चौक और आगरा के बाज़ारों में दुनिया भर के रेशम, मसाले, इत्र और कीमती रत्न बिकते थे। असंतुलित विकास। राजमहल और उमरा की हवेलियाँ शानदार थी, परंतु उनके चारों ओर गरीबों की अवस्थित बस्तियां फैली हुई थी। मुगल दरबार की भव्यता और अपार संपत्ति। तख्त ए ताउस, मयूर सिंहासन। बर्नियर ने शाहजहां के मयूर सिंहासन और कोहिनूर जैसे रत्नों के वैभव का आश्चर्यजनक विवरण दिया है। बादशाह के जन्मदिन पर सोने चांदी की से तौले जाने की रस्म तुलादान का उल्लेख किया है कि उस समय जो बादशाह का जन्मदिन होता था तो सोने चांदी से वो लोग तौले जाते थे। इस अपार धन संपदा का स्रोत जन सामान्य से वसूला जाने का वाला भारी कर था। अब जिस दिन राजा का, जो शाहजहाँ का था उस जन्मदिन, उस दिन सोने चांदी से तौलने की रिवाज इसलिए था कि उस साल में कहीं से भी जुटा कर उनको सोना चांदी से तौला जाए और उसी नाम पर एक कर लिया जाता था और फिर वो राजा का हो जाता था। मुगल सैन्य और तोप खाने की समीक्षा। विशाल घुड़सवार सेना। मुगल साम्राज्य की मुख्य शक्ति उनकी अनुशासित घुड़सवार सेना थी जो मनसबदारों द्वारा प्रबंधित थी। तोप खाने में यूरोपीय तोप खाने के संचालन के लिए फ्रांसीसी और पुर्तगाली तोपचियों पर निर्भरता थी, जो बर्नियर के अनुसार एक कमजोरी थी। कश्मीर यात्रा का ऐतिहासिक वृत्तांत। औरंगजेब के साथ यात्रा। बर्नियर औरंगजेब के विशाल शाही लश्कर के साथ दिल्ली से कश्मीर
की कठिन यात्रा का वर्णन करते हैं। ये देखिए कश्मीर में अपना घूम रहे हैं बर्नियर जी, किसके साथ? औरंगजेब के साथ। कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य धरती का स्वर्ग। बर्नियर द्वारा कश्मीर की प्रशंसा। बर्नियर लिखते हैं कि कश्मीर की जलवायु फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसी सुहावनी है। झीलों, डील, निर्मल झरनों, सेब और केसर के बगीचों की सुंदरता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। अब उस समय भी देखिए दोस्तों कि उस समय भी जो सेब, केसर, ये सब बगीचे जो मिलते थे वो कश्मीर में ही मिलते थे। उन्होंने कश्मीर को एशिया का सबसे सुंदर और स्वार्थवर्धक स्थान बताया है। कौन? बर्नियर साहब। कश्मीर के इतिहास और प्राचीन राजाओं का उल्लेख। राजतरंगिणी का संदर्भ। बर्नियर कश्मीर के उस संस्कृत इतिहास राजतरंगिणी का उल्लेख करते हैं जिसमें वहाँ के प्राचीन प्रतापी राजाओं का वर्णन है। अकबर द्वारा विजय। उन्होंने लिखा कि अकबर ने अपनी कूटनीति और रणनीति से इस अजय दुर्गम घाटी पर अधिकार किया था। मतलब अकबर ने राजतरंगिणी में लिखा हुआ है इसके आधार पर कि वो कश्मीर पर अकबर ने रणनीति और कूटनीति अपनाकर वहाँ पर अधिकार किया था। कश्मीरी जनता का जीवन और साल उद्योग। दुनिया प्रसिद्ध कश्मीरी साल, पश्मीना और कश्मीरी सालों का निर्माण अत्यंत महीन और सुंदर कला का उत्कृष्ट नमूना था। बर्नियर बताते हैं कि इन सालों का निर्यात मुगल साम्राज्य ही नहीं बल्कि यूरोप और तुर्की तक होता था। अत्यधिक कलात्मकता के बावजूद कारीगरों को बहुत मामूली मजदूरी मिलती थी। माने इतना कला करने के बाद भी उस समय बहुत कम मजदूरी मिलती थी। पर्सक तो बेगार में ही बहुत लोग ले लेते होंगे, यहाँ तो ब्राह्मण और मुगल। मूल निवासी परिप्रेक्ष्य इतिहास का निष्पक्ष विश्लेषण। बहुजन इतिहास का कड़वा सच। बर्नियर के विवरण से स्पष्ट है कि 17वीं सदी का भारत बहुजन मूल निवासी समाज के लिए अन्यायपूर्ण था। एक तरफ दरबारी वैभव था तो दूसरी तरफ बहुजन समाज जातिगत भेदभाव और भुखमरी में जी रहा था। मतलब एक तरफ जो दरबारी वैभव था जो मुगल का, और दूसरे तरफ जो ब्राह्मण थे यहाँ का ब्राह्मण समाज, और कुछ ये जो राजपूत जिसको क्षत्रिय मानते हैं, ये लोग जातीय भेदभाव और भुखमरी के लिए पूरी तरह से मजबूर करते थे। तो देखिए ये मूल निवासी का कड़वा सच क्या है। मूल निवासी दर्पण का उद्देश्य इस ऐतिहासिक सत्य को उजागर करना है। धार्मिक कर्मकांडों के माध्यम से आर्थिक शोषण। अब देखिए धार्मिक कर्मकांड के माध्यम से आर्थिक शोषण, जैसे आज भी कुछ लोग आस्था के नाम पर शोषण करते हैं, तो उस तरह की बात है। देखिए दान दक्षिणा का तंत्र। जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर चरण का अनुष्ठान और दान अनिवार्य बनाकर आम जनता को आर्थिक रूप से कमज़ोर किया गया। माने जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी अनुष्ठान होते थे उन सब में दान को अनिवार्य माना गया। दक्षिणा अगर नहीं देते हो तो आप इस धर्म के नहीं हो, तो यहाँ के नहीं हो, तो इस जाति का भारत के निवासी। माने पूरी तरह धर्म के नाम पर ये लोग को, हमारे मूल निवासियों को लूटा गया है। भय का व्यापार। पाप पुण्य नरक और ग्रहों का कोप का डर दिखाकर जनता से उनकी गाढ़ी कमाई ऐंठ ली जाती थी। तो देखिए आज भी वो भय दिखाकर जनता की गाढ़ी कमाई को ऐंठते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। तो 17वीं सदी के भारत और 21वीं सदी में हमको बहुत विशेष फर्क नहीं समझ में आता। शिक्षा पर एकाधिकार और बहुजनों को बेदखली। ज्ञान पर पूर्ण पाबंदी।
अब उस समय 17वीं सदी में ज्ञान का पूर्ण पाबंदी लगा दिया गया। संस्कृत ग्रंथों का केवल एक खास वर्ग तक सीमित रखकर 90% आबादी को शिक्षा से दूर रखा गया। तो दोस्तों क्यों दूर रखा गया? क्यों कि ये लोग सभी, यहाँ बौद्ध राष्ट्र था और बुद्धिस्ट देश था, यहाँ पर बौद्ध का प्रचार करते चलता था और बौद्ध 90% जो है न किसी धर्म को मानते थे और न जाति, जो 10% आज भी उस तरह काम कर रहे हैं, उस समय 10% करते थे। तो इन लोगों को शिक्षा से, तो शिक्षा पर आरोप इसलिए लगाया गया कि लोग अनपढ़ रहेंगे, गंवार रहेंगे, तो जो मेरे जो पंडित ब्राह्मण लोग जो झूठ सांच कहानी बताएंगे उसके पर लोग विश्वास करेंगे और वो मानेंगे। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि जब तक समाज शिक्षित न हो तब तक वह अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकता। यह नीति उस काल में प्रभावित थी। तो आप अधिकार का मांग इसलिए नहीं कर पाए लोग क्योंकि वो लोग अशिक्षित बना दिए गए और ज्ञान पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई। 90% लोग, ये बर्नियर जी लिख रहे हैं, यह नहीं कि मैं कह रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हाल थी 17वीं शताब्दी में। बर्नियर ने इस बात को नोट किया कि भारत में जन संभालने के लिए प्राथमिक विद्यालय तक नहीं थे। माने आम जनता के लिए प्राथमिक विद्यालय तक नहीं थे बर्नियर के समय में। सिर्फ ये लोग बाग बगीचे और अपने घर में धार्मिक ग्रंथ का मतलब धार्मिक ज्ञान देते थे कि ऊंच नीच, जाति पाति, ये बड़ ऊंच है तो ये नीच है, यही पढ़ाते थे लोग। और बाकी तो कोई स्कूल था नहीं। और ये सुनने वाले कौन थे? जैसे आज लोग पढ़ाते हैं, जो कथावाचक लोग, उसी तरह वो भी पढ़ाते थे। तो देख लीजिए, ये बर्नियर के थ्रू है। तो बर्नियर के लेखन में यूरोपीय पूर्वाग्रह, प्राच्यवादी दृष्टिकोण। बर्नियर ने कभी कभी एशियाई समाजों को अपरिवर्तनशील और बर्बर चित्रित करने का प्रयास किया ताकि यूरोप को श्रेष्ठ दिखाया जा सके। ये लोग बता रहे हैं, लेकिन उस तरह की बात नहीं है। यहाँ वो थी और आज भी है। 80 साल के आज़ादी में आज भी ये व्यवस्था है। ऐतिहासिक सतर्कता। अतः बर्नियर को पढ़ते समय हमें उसके यूरोपीय चश्मे और पूर्वाग्रह को समझकर तथ्य छांटने की आवश्यकता है। तथ्य तो सामने है, अब छांटने छुटनी क्या करना है इसमें। 17वीं सदी भारत बनाम यूरोप की तुलना। क्षेत्र निजी भूमि स्वामित्व। 17वीं सदी अनुपस्थिति भूमि राजा की थी इस समय 17वीं सदी में। और 17वीं सदी में यूरोप निजी स्वामित्व और सामंतवाद वहाँ भी था। वैज्ञानिक क्रांति, धार्मिक अंधविश्वास हावी। यहाँ पर जो था, जब वैज्ञानिक क्रांति हो रहा था तो यहाँ पर धार्मिक अंधविश्वास हावी था और यूरोप में पुनर्जागरण और आधुनिक विज्ञान का उदय हो रहा था। सामाजिक ढांचा, कठोर जन्म आधारित जाति व्यवस्था। और यहाँ पर जो 17वीं सदी में यूरोप था, भारत में था जाति व्यवस्था और वर्ग विभाजन धीरे धीरे परिवर्तनशील, है ना, होता जा रहा था यूरोप में। शिक्षा, पुरोहितीय का अधिकार, एक पुरोहित का सिर्फ अधिकार था। और उस समय 17वीं शताब्दी में विश्वविद्यालयों का विस्तार हो रहा था। सोच लीजिए, 17वीं सदी में यूरोप में विश्वविद्यालय खुल रहे थे, तो यहाँ जो है ये लोग का बाग बगीचे में कथा, ये जो है पुरोहितगिरी कर रहे थे। तो यही भारत को विकसित बनाने वाले ये लोग हैं, मेरिटधारी। तो देखिए इन लोगों का क्या स्थिति है। और जितना विश्वविद्यालय था बुद्धिस्टों का, सब मुस्लिम राजाओं से मिलकर सब बर्बाद कर दिया इस ब्राह्मण। अब देखिए मुख्य निष्कर्ष। सामाजिक कुरीतियाँ, सती प्रथा, बाल विवाह और जाति उत्पीड़न का अत्यंत स्पष्ट प्रमाण। शैक्षणिक स्थिति, काशी विद्या केंद्र था, परंतु ज्ञान का दायरा केवल उच्च
वर्णों तक सीमित था। उस समय 17वीं शताब्दी में काशी को ज्ञान का केंद्र मानते थे लोग, लेकिन ये सिर्फ उच्च वर्ण के लोग पढ़ते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय। आर्थिक विषमता, शाही दरबार में बेतहाशा धन और जबकि उत्पादक बहुजन वर्ग गरीबी में लाचार। अब जितने लोग इस शाही दरबार में रहते थे, जो लोग मुगल की चाटुकारिता करते थे, अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करते थे, तो ये सब लोग जो थे वो एकदम राजशाही ठाट बाट में थे। और यहाँ जो बहुजन समाज था वो गरीबी में लाचार था और गरीबी में जीवन जी रहा था। ये किसके चलते? तो सिर्फ धर्म और जाति भेद के चलते। आधुनिक भारत के लिए बर्नियर के संस्करण के सबक, वैचारिक परिवर्तन की आवश्यकता। बर्नियर जी लिखते हैं आधुनिक भारत के लिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना अति आवश्यक है। अंधविश्वास और धार्मिक आडंबरों से मुक्त होकर शिक्षा और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित संविधान ही भारत के विकास का। अंधविश्वास और धार्मिक आडंबरों से मुक्त होकर शिक्षा और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये हमारे बर्नियर जी अपने बुक में लास्ट लिख रहे हैं। तो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित संविधान ही एक भारत के विकास का एकमात्र मार्ग है। मूल निवासी दर्पण का उद्देश्य और संदेश। इतिहास का सही और निष्पक्ष अध्ययन ही वर्तमान की समस्याओं को समझने और भविष्य की क्रांति की नींव रखने का सबसे सशक्त हथियार है। मूल निवासी दर्पण विचार मंच। संवाद एवं विचार विमर्श के मुख्य बिंदु। विचारणीय प्रश्न, क्या 17वीं सदी की सामाजिक कुरीतियाँ आज भी नए रूपों में विद्यमान है? हमारे देखने से तो है, आज भी है। बर्नियर के भूमि स्वामित्व के सिद्धांत की आधुनिक संदर्भ में क्या उपयोगिता है? आपकी राय महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और इस ऐतिहासिक विश्लेषण पर अपनी प्रतिक्रिया दें। तो धन्यवाद। ऐतिहासिक एवं वैचारिक विश्लेषण देखने के लिए आपका आभार। तो सब्सक्राइब करें मूल निवासी दर्पण चैनल, लाइक एवं शेयर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान।